honored to be here, guys. Very happy to see. First, let's do a quick poll. कितने लोग entrepreneur हैं यहाँ पर? एक बार हाथ खड़ा करो. वाह, बहुत सारे लोग entrepreneur हैं. And how many are from investment fraternity? तो एक ही investor दिख रहा है मेरे को, उसको पकड़ लेना. जितने भी entrepreneur यहाँ दिख रहे हैं. So I think I'll keep it as casual as possible so that we can have some real learnings that happened in the journey for me. तो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस कहते हैं, तो आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. जब मैंने चालू किया था लाइफ के अंदर, तो पापा रिजर्व बैंक में थे, दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब करते थे. तो आप एक स्कूटर पे आगे, एक मेरा छोटा भाई खड़ा होता था, पीछे मैं बैठता था. उस टाइप के एनवायरनमेंट से हम लोग निकल के यहाँ तक पहुँचे. तो पहले क्या होता था कि इफ़ आई गो बैक इन टाइम इन माई फादर्स ईरा, कैपिटल अगर होगी तो बिजनेस बनता था. तो कैपिटल से कैपिटल लगती थी, एंड तो द रिचर वुड गेट रिचर एंड दे वुड लाइक टाटा बिरला होते थे, वो बनाते जाते थे आगे. आई थिंक समथिंग चेंज्ड, एंड आई थिंक प्रोबेबली एजुकेशन इज़ अ बिग लेवलर. एंड एजुकेशन से अपने को जो मिला, वो मिला एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड. एंड सडनली टेक्नोलॉजी बिकेम फोर फ्रंट ऑफ एवरीथिंग. तो सडनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले फैक्ट्री लगाते थे, आप बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे. अब एक कंप्यूटर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है लैपटॉप खरीदने में, राइट. आपके पास पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि बहुत बड़ी एक आर्मी बनानी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. HUL ने जैसे बनाया. अगर आप D2C बिजनेस करो तो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है. देयर आर थिंग्स दैट हैव चेंज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द टाइम्स, ओल्डर टाइम्स टू नाउ. एंड आई पर्सनली थिंक एवरीबडी कैन बी एंटरप्रेन्योर. इसके अंदर क्या होता है, अपने को रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है जो कम होती है फ्रैंकली. जब मैं IIT से निकल रहा था, अपने को सिखाया गया जाता, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये सिखाया गया था कि अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी. एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप, राइट. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई वाज ब्रॉट अप. सो जब IIT से निकला तो अच्छी नौकरी मिल गई, US भी चला गया. तो अपनी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वो प्रैक्टिकली अपने को सिखाया जाता है कि रिस्क नहीं लेना है. एंड दैट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ व्हाट आई फील. अब जो धंधा चलाते हैं यहाँ पर, मैं बहुत सारे लोगों को, जयपुर में रहता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ का धंधा करते हैं. साल का 1-2 करोड़, 5 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं. अब अपने यहाँ पर हम लोग अच्छी डिग्री लेके सब कुछ ले लो आके, फाइनली 10-15 साल बाद हम लोग 1-1.5 करोड़ कमा सकते हैं. दैट्स दी करियर पाथ. बट अ यंग किड हु इज़ नॉट एज एजुकेटेड एज अस इज एबल टू मेक 1-2 करोड़ प्रॉफिट है. अब इसमें डिफरेंस क्या है? उसने ऐसा तो नहीं कि वो अपने से ज़्यादा टैलेंटेड था, अपन ने ज़्यादा मेहनत करी, अपन ने डिग्री ली, अपन ने बहुत सारी एजुकेशन ली, राइट, एक नेटवर्क भी बनाया. आई थिंक द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स एंटरप्रेन्योर्स इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी. अब जो बंदा वहाँ था, उसके रिस्क लेने के लिए कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, कोई अच्छी एजुकेशन भी नहीं ली थी. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो देखा, यहाँ पर टैलेंट बहुत सारा है, इस रूम में भी बैठा है और इंडिया में भी बहुत बैठा है, पर धंधा नहीं बना पाते लोग, क्योंकि वो रिस्क लेने नहीं चाहते. And I think that's the fundamental thing that probably differentiates an entrepreneur versus not an entrepreneur. Entrepreneurship जब करते हो तो फिर I think you require more skills than just education, because real life जो है बहुत different है. एक committed salary check आना versus no commitment of salary check, and you have to figure out every month कि पैसे कहाँ से आएंगे, is a very different ball game. तो काफ़ी लोग उस ambiguity के लिए ready नहीं होते हैं, और जो ready होते हैं फिर वो entrepreneur कर लेते हैं, because मेरे को लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे और आप में टैलेंट है तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा. मैं जब एंटरप्रेन्योर बना 2007 की बात है, 2006 की बात है, मेरे फादर एक्चुअली एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए मैं जयपुर शिफ्ट हुआ वापस टू टेक केयर ऑफ माई जॉइंट फैमिली. आई हैड माई ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव एट दैट पॉइंट. तो मैं ऐसे नहीं था, मेरे को आइडिया आया और मैं एंटरप्रेन्योर बनने चला गया. आई जस्ट वेंट होम टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, बिकॉज उस टाइम अच्छी सैलरी थी. अनुराग मेरा छोटा भाई, उसकी भी बहुत अच्छी सैलरी थी. तो वो रिस्क लेने की औकात थी नहीं. The ability to take risk was not there because you're comfortably settled. घर खरीद लिए थे, कार खरीद ली थी, EMI चल रही थी दोनों के, घर के भी कार की भी. तो जब ये आया टाइम, तो it was more family decision to move back rather than moving my grandparents to Bangalore where I was staying at that point. तो वहाँ से मेरे को समझ में आया, जो लाइफ के अंदर सबसे बड़ा अनलॉक था वो वही था मेरा मूवमेंट टू जयपुर. एंड दैट इज़ व्हेन I practically was restarting again from scratch. And that's what probably made Karthik happen. It was not an idea that came at that point. तो सबसे पहले naturally अपना रिस्क हेज करना था. तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो आपके अभी EMI चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप घर चले जाओ अपने, क्योंकि घर में खर्चा नहीं होता. घर में ऑलरेडी माँ बाप के घर होता है, वो संभाल रहे होते हैं.
तो आपका वहाँ पर प्रैक्टिकली लीन कॉस्ट हो जाता है, राइट। तो आपका खर्चा बंद। जो छोटे शहर में पहुँच गया जयपुर, वहाँ पर अब अपने को जो आता है करना, बेस्ट कोडिंग आती थी मेरे को, तो हमने बोला चलो कोडिंग करते हैं। तो फर्स्ट रिस्क जो हेज किया था मैंने, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हेज योर बेट्स, इट्स नॉट बैड। सम पीपल से कि आप एक ही काम करो। हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग की कंपनी बनाई, और उसके अंदर हम लोग वी स्टार्टेड गिविंग सर्विसेज टू अदर पीपल, एंड विद इन अ ईयर वी वर एक्चुअली मेकिंग मोर मनी देन बोथ ऑफ आवर सैलरीज टेकन टुगेदर। जस्ट हमें पता नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, तो हमने अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं किया था फ्रैंकली। So that basically made Girnar Soft first year happen. We made profits worth more than both of our salaries, and actually a lot more than that. उसके अंदर एक यूनिक बात थी, क्योंकि जब हम जयपुर से चालू किया था एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई आईटी इंडस्ट्री थी नहीं, तो आप किसी को हायर ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पर हायर करने के लिए। और जो हायर करने के लिए दो चार कंपनी थी, ऐसी बात नहीं है, पर उनको बुलाया तो उन्होंने गैरेज टाइप का सेटअप देखा, तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, वो वापस चले गए वहाँ से। उनको लगा यार ऐसी कंपनी में कौन आएगा, राइट। तब स्टार्टअप टाइप का वर्ड नहीं होता था उस ज़माने में, 2007 में। तो हमने ये सोचा कि आप क्या करें, तो हमारे को फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जयपुर में, अराउंड 30 एक कॉलेजेस हैं जयपुर में, तो वहाँ पर सबकी जॉब नहीं लगती है। तो वी बेसिकली हायर्ड इंटर्न्स फ्रॉम दैट बैच जो ग्रेजुएट कर रहा था उस टाइम पे 2007 में। दैट वॉज 15 पीपल वी हायर्ड, फर्स्ट 15 पीपल, ईच वन वॉज पेड लाइक 5,000 to 10,000 bucks as internship money, and they were happy to join because they had no opportunity in any case. But this team that we hired made sure that cost was very low, structure was very lean. तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो भी बनता है उसको एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि खर्चे कम मान दो, जाके सीधे IITian हायर करना ज़रूरी नहीं है। तो अपने जितने खर्चे कम करोगे उतना रनवे बढ़ेगा आपका। तो दैट्स व्हाट वी डिड, वी बेसिकली बूटस्ट्रैप्ड इन अ फॉर्मेट वेयर वी वर फर्स्ट कोचिंग द पीपल। उनको कोडिंग सिखा रहे थे पहले, तो पहले 3 महीने लगे उनको कोडिंग सिखाने में। अब हमारी जो खुद की बिलिंग रेट होती थी $25 एन आवर होती थी, क्योंकि हम लोग के बेसिस पे बिलिंग होती थी। पर पीछे हमने एक आर्मी खड़ी कर ली थी जो काफ़ी टैलेंटेड बन गई थी, बिकॉज दे वर गेटिंग एक्सपोज टू यू नो अ ग्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वी वर गिविंग। आई यूज्ड टू ट्रेन माई सेल्फ एट दैट पॉइंट, एंड दे वर गेटिंग एक्सपोज टू वेरी हार्ड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। जो हमारे को कोडिंग में प्रोजेक्ट्स आ रहे थे काफ़ी टफ थे। So that basically meant the team that we had was growing exponentially, not linearly. क्योंकि suddenly ये जो raw talent आया था, और ये मेहनत भी बहुत कर रहे थे, क्योंकि इनको मज़ा आ रहा था कुछ नया सीखने में। और ये लोग इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनको पैसे मिल रहे, पैसे तो हम दे ही नहीं रहे थे, पर इनको सीखने में मज़ा आ रहा था। तो what I realized was कि स्मॉल टाउन में जाने के बाद लोगों के सपने बड़े होते हैं, और लोगों की आशाएं भी होती हैं। एंड इफ़ यू आर एबल टू टैप द ह्यूमन कैपिटल इन योर ओन टाउन, यू हैव स्टिकी टैलेंट। यू वोंट बिलीव, जो 15 साल पहले ये जो 5,000 में हमारे ये इंटर्न्स आए थे, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल अराउंड, एंड मोस्ट ऑफ देम आर CXO पोजीशन इन आवर कंपनी राइट नाउ। तो जो मतलब बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, तो व्हाट आई रियलाइज इज इंडिया इज फुल ऑफ टैलेंट, एंड व्हाट चेंजेस द गेम इज एक्सपोजर। तो आपके IITian से बेटर कोडर है मेरे पास उस बैच के आज भी, मैं ये मानता हूँ, राइट, क्योंकि उनको एक्सपोजर ऐसा मिला। अब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंसेस पर ईयर पे मेरा मानना ये रहता है कि हमेशा एक्सपीरियंसेस पर ईयर काउंट मोर। कुछ लोग 10 साल में 3 साल का सीख पाते हैं, कुछ लोग 3 साल में 10 साल का सीख जाते हैं। तो दैट बैच was getting exposed to something phenomenally different, because I was personally coaching, Anurag was personally coaching the batch. Unki coding skills like went up probably better than most of the IITians of that era and batch. And that's what I believe कि आप अपने अराउंड जो टैलेंट है उसको कम मत समझो अपने टाउन में। उसको अगर होन करना सीखोगे, उसको अगर थोड़ा सा स्पार्क दोगे ना, तो आग लगेगी, पक्का लगेगी। एंड दैट्स व्हाट मेड गिरनार हैपन। तो वी मेड श्योर फॉर फर्स्ट, so we bootstrapped for 7 years. We never raised money for first 7 years. We raised directly in 2013. So 7 to 13 we ran the company every single year profitably. Not even a single year we filed for a loss. To the extent when the first funding round was happening, we had 20 crore of accumulated profits in the bank. So practically हम लोगों ने company profitable बना ली थी। और हमने जब फर्स्ट राउंड किया था तो सीधे हमने $15 मिलियन का राउंड किया था, ना कि हमने कोई छोटा 500K 1 मिलियन ऐसा नहीं किया था। उस ज़माने में बहुत बड़ा, इट वाज द हाईएस्ट फर्स्ट राउंड एवर डन। और 2010 से लेके 13-14 तक हमारे को 13 तक एवरी सिंगल ईयर मल्टीपल टर्म शीट्स आती थी कि आप हमारे से 1 मिलियन ले लो, 2 मिलियन ले लो, और उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे बैंक में होता था। तो हम लोग लेते नहीं थे वो टर्म शीट, क्योंकि हमें लगता था कि
पहले अपने जो बैंक में वो खर्च कर लें बिफोर वी टेक समबडी एल्सेस मनी. एंड दैट काइंड ऑफ वर्क एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि फंडिंग लेना एक ग्लोरी होती है. रियलिटी की फंडिंग लेने में आप अपनी कंपनी का, अपना घर का हिस्सा बेच रहे होते हो रियलिटी में, राइट? तो जितना लेट फंडिंग लोगे उतना कम डिल्यूशन होगा. एंड एज अ फाउंडर वैल्यू योर इक्विटी मोर देन एनीथिंग एल्स. So hedge the bet as a first generation entrepreneur. We had a successful outsourcing business which was flushed with cash. So now we could try many things. One common thing that we had basically aspired for was building a very large company. We do not know in what domain, but we knew we are building something large. तो $1 billion कंपनी बनानी है. उस टाइम पे ये सोचा था जब चालू करी थी, और हमने जाके लिंक्डइन में अपडेट मार दिया था कि we will build a $1 billion कंपनी. पता नहीं था कि कैसे बनेगी. काफ़ी लोगों ने कॉल वॉल किया, जो दोस्त होते हैं, उन्होंने बोला भाई क्या बात लिख रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है, गैरेज में बैठे हो. एंड आई थिंक दैट एम्बिशन प्रोबेबली स्पार्क्ड मेनी स्टार्टअप्स, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहे और लगा कि यार इससे तो नहीं बनेगी. पहले हमने सोचा आउटसोर्सिंग से बना लेंगे, तो आउटसोर्सिंग में लगा यार इसमें तो बहुत सारे, मतलब 1 लाख लोग लाएंगे तो बनेगी, बहुत ज़्यादा मैन पर इंटेंसिव है. तो हमने तो ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि एक कमरे में बैठ के हो जाए, और फिर भी तो वी एंड दैट टाइम, उस टाइम पे जस्ट डिजिटल चालू हो रहा था, लोग ऑनलाइन आ रहे थे. तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग वेबसाइट्स. तो वी Karthik is a very known brand, but we have built many websites, and every single website was related to some personal experience. There is not a single thing we created which we are not passionate about. So second thing I want to land is be frugal was the first thing. Hedge your risk as much as you can, so you have a longer runway. कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ रही तो कंपनी लंबा चला पाओगे, मौके ज़्यादा मिलेंगे फेल होने के. अगर सब कुछ एक जगह बैठ करके बैठे तो नहीं मिलेंगे. तो जो पर्पस होता है वो डिफाइन करना ज़रूरी होता है. तो हमारे को ये समझ में आया कि जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी. मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, तो हमने उनसे, उनकी काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती थी. हमने सोचा कि उनका ब्रेन सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्राम. तो वी स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट एंड इट डिड वेल. इट वाज मेकिंग लाइक 5 लाख अ मंथ, बट नॉट टेकिंग अस टू $1 billion अगेन. तो हमने बोला यार ये इससे तो नहीं बनेगा, अरे इससे नहीं हो पाएगा. देन वी स्टार्टेड डूइंग अ जेमस्टोन बिजनेस. हमारे जो पापा थे, उन्होंने लास्ट, वो भी एंटरप्रेन्योर बन गए थे बहुत लेट स्टेज में. ही बिकेम एंटरप्रेन्योर एट एज ऑफ अराउंड 46 एंड ही स्टार्टेड अ ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ जेमस्टोन. यहाँ से लेके वहाँ पर US में बेचने का उन्होंने उनका कश्मीर ट्रांसफर हो गया था एक्चुअली रिजर्व बैंक में. तो ही डिड नॉट वांट, एंड ही वाज नो सिंगल सन, तो दादाजी माने नहीं भेजने के लिए. तो उन्होंने अपने, हमारे नेबर होते थे, उनको ज्वेलरी का काम था उनका, तो उनसे जेमस्टोन सीखा. तो हमारा एक बिजनेस था जिसमें हम लोग सिल्वर ज्वेलरी बना के उसमें स्टोन्स लगा के बेचते थे ऑनलाइन. तो वो भी अच्छा चल रहा था, उसमें भी 3-4 लाख रुपए की इनकम हो रही थी. बट इट वॉज स्टिल नॉट, no visibility was there कि we'll get to $1 billion. So what was happening was we were keep on trying these things that we knew. Then we tried future and options. स्टॉक ट्रेडिंग में लग गए हम, कि हमें लगा यार इससे पैसा जल्दी बन नहीं रहा, तो कुछ जल्दी बनाने का तरीका होगा. तो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया. उसके अंदर पहले मंथ में 30 लाख का प्रॉफिट है. मैंने बोला यार अनुराग को कि यार यही है, इससे आप लोग बना लेंगे $1 billion अपना, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं. फिर उसके अगले 2-3 महीने बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई. 16-17 हज़ार से 7-8 हज़ार पहुँच गई. तो जितना भी कमाया था आज तक लाइफ में सारा जीरो हो गया. मतलब लिटरली कंपनी वेंट बैंकरप्ट. तो दैट वाज बिग लर्निंग कि कोई शॉर्टकट नहीं होता. मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. इट विल टेक टाइम, इट विल बी बिल्ड सस्टेनेबली, स्लोली, एंड इट्स ओके. सो यहाँ पर हमने फिर बोला कि चलो एक साइट बनाते हैं जिससे हम लोगों को सिखा पाए कि ऐसे पैसे डुबोते नहीं हैं. तो हमने एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक वो बनाया, एक का 10.com बनाई हमने, जो इट वॉज अबाउट वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग कर लो और स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करते सीख लो. But the story I am telling you is about all things we were building were something related to personal experiences, which meant that we could, persevere on them better, we could learn from that better. And every single site, and there are 6-7 of them we have started in life, every single thing was related to some personal experience we had, and we were passionate about building it out. When we realized कि इसमें अभी scope नहीं आ रहा, तो we pivoted. So there is no harm in killing your own startup and saying कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ. And that's what we have done multiple times. And every single time, we have come out of our failure, we were better people, we were better founders, we knew how to do next one better because it was laying a strong foundation. Every single year, one thing was common. We were growing at the rate of 80 to 100% every single year. So there's no year which we have not grown. In fact, last 10 year CAGR is 78% for us. And last year also we grew around 80%, despite a very high base. And this year again, we are going to grow 70%. अब बेस बड़ा हो गया, बट ग्रोथ रेट हम नहीं छोड़ रहे. सो जो भी फाउंडर्स हैं यहाँ पर, उनके लिए एक चीज़ कांस्टेंट रहती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो ग्रोथ. तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, बट ग्रोथ चाहिए. अगर ग्रोथ नहीं आएगी, स्टैग्नेशन होएगी,
तो स्टार्टअप नहीं चलेगी. मे बी इट्स टाइम टू पिवट टू अ न्यू बिजनेस or change something in the existing business. But if you're going to expect a different result after giving the same input, it's not going to happen. Don't expect a different output if you're giving the same input. One other thing that I learned early in my business, and if you're a first generation entrepreneur, I assume you have no money. So we always used to try things in a very frugal format, one. Number two, we used to try them in a very small geography. There's no glory in saying कि मेरा GMV इतना हो गया, मैंने इतनी सेल कर ली. अगर आपका एक मोहल्ले में अगर आपका लॉस हो रहा है तो जितने मोहल्ले मल्टीप्लाई करोगे उतना लॉस बढ़ता जाएगा. तो बेटर है कि एक मोहल्ले को अच्छे से कर लो सॉल्व, उसके बाद एक्सपैंड कर लो. तो व्हेन वी पिक्ड अप फंड्स दे वर नेवर फॉर सर्वाइवल बिकॉज वी वर फ्लश्ड विद कैश. We picked up money to scale because we realized that we wanted to do something which will require a good amount of cash to scale, and the returns would be significantly higher. We wanted to build a TV brand. We did not have, Car Dekho was a SEO brand till that point. We wanted to convert the traffic to more direct. We had reasons for which we raised. We wanted to do auction business. We wanted to start new businesses which required capital. So we raised money to scale and not to survive. So all the first gen entrepreneurs here, the biggest lesson I can give you is कि जो तुम्हारे पास धंधा है उसको एक छोटे एरिया में प्रॉफिटेबली चला लो. ट्रांजैक्शन से पैसा आना चाहिए. नीचे हो सकता है हमारे कुछ फिक्स कॉस्ट हो टेक्नोलॉजी के, मैनेजमेंट के, वो बाद में स्केल पे कवर हो जाएंगे. बट अगर ट्रांजैक्शन ही पैसा लूज़ कर रही है और उसके लिए पैसा उठाने जा रहे हो तो तुम लोग कभी प्रॉफिटेबल बना ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा DNA राइट नहीं है. तो हमारे केस में ये था कि हम लोग इतने फ्रूगल थे. हमारे तो क्या शुरू में पहले 5 साल तो हमारे कंपनी में AC भी नहीं था, हम लोग कूलर चला के रहते थे क्योंकि बिजली का बिल बहुत आता था, राइट. तो कंपनी उस फ्रूगैलिटी से चलाने के बाद यहाँ तक पहुँचाई है. तो क्या एक DNA बन जाता है आपका कि धंधा करने का DNA. अब जब आप एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हो तो आप क्या, जैसे मैं खुद ट्रिलॉजी में था तो वहाँ रेड कार्पेट रोल आउट था, बिजनेस क्लास ट्रैवल करता था, 5 स्टार्स में ठहरता था. जब अपना खुद का धंधा चलाते हो तो एकदम बदल जाता सब कुछ. फिर आप सबसे सस्ता होटल ढूंढते हो, आप ओयो ढूंढते हो, शायद ओयो से भी सस्ता. पहले 5 साल तो मेरे को आज भी याद है, मैंने एक भी होटल नहीं गया था क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता था कोई ना कोई दोस्त होता था तो उसको फ़ोन करके बोलते थे तेरे पास आ रहा हूँ. अब बॉम्बे मेरे काफ़ी ट्रैवल होता था तो आप एक दोस्त के आप बार बार तो नहीं जा सकते, तो मैंने 5 दोस्त ढूंढ लिए थे जिनके यहाँ ठहरना है, राइट. तो आपकी फ्रुगैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका एक एक पेनी मैटर करता है एज अ स्टार्टअप स्क्रैच फाउंडर, फर्स्ट जनरेशन फाउंडर. जो आप कैश कंजर्व करते हो उससे कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट कर पाते हो. मतलब आज भी मेरी आदत नहीं बदली. अगर मैं कमरे से बाहर जाता हूँ आज भी मैं लाइट ऑफ करके निकलता हूँ क्योंकि वह बचपन से आदत है, मतलब बिकॉज दैट वाज इनग्रेन्ड इनटू द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. तो आप कोई ग्लोरी के लिए ये मत करो. आपके कंपनी में बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिला होगा, आपको बहुत लग्जरी मिलेगी, प्रिविलेज मिलेगी, पर जब आप खुद के पैसे से धंधा बनाने जाओगे तो सबको छोड़ना पड़ेगा. तो जब मेरे को बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के MD से बात करनी होती थी तो मैं ऐसे करता था कि मैं खुद ही अपना सेक्रेटरी बन जाता था और मैं बोलता था कि मैं अमित का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ. रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है. ऐसे करके धंधा बनाया और खूब रिजेक्शन होता था, लोग मिलते ही नहीं थे. डीलर्स के पास जाता था, वो मेरा कार्ड देख के मेरे वापस से ऐसे बाहर से बेच देते थे, निकल ले. तो फाउंडर को है ना एक बहुत अलग तरह की स्किल चाहिए होती है ऑफ रिजेक्शन, एंड देयर शुड बी नो फियर ऑफ रिजेक्शन. एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड व्हाइल बिल्डिंग दिस फर्स्ट जनरेशन बिजनेस. यू विल गेट रिजेक्टेड ऑल द टाइम. इन जॉब यू डोंट गेट रिजेक्टेड. यू कैन हैव टसल विद योर मैनेजर बट यू आर नॉट रिजेक्टेड. यू आर नॉट फायर्ड एवरी डे. यू आर फायर्ड एवरी डे एज एन एंटरप्रेन्योर, लिटरली. And getting out of a comfort zone and then having that chin high and going every day with the same energy is what entrepreneurship is. It's not for faint hearted, it's for very strong hearted people. So what I learned was another thing. Typically हम लोग क्या करते हैं जब कोई अच्छा नहीं चलता था, अपन लोग क्या कंपनी में होते हैं, अरे कंपनी ठीक नहीं है, अरे मैनेजर ठीक नहीं है, यार फलाना ठीक नहीं है. We never talk about what we can do to change. As an entrepreneur, you have nobody else to blame but yourself. अगर मैं सेल करने गया डीलर को और मैं कुछ माल नहीं बेच पाया तो मैं डीलर को नहीं बोलता था कि डीलर खराब है. आई हैव टू इंटरलाइज द प्रॉब्लम टू माई सेल्फ एंड द लोकस ऑफ कंट्रोल हैज टू बी विद इन मी. एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई लर्नड. आई एज अ एम्प्लॉई देयर वर सो मेनी थिंग्स आई कुड बिच अबाउट एंड सडनली देयर वाज नथिंग टू बिच अबाउट. It was such a vacuum because I was only the person to blame and I had to hold my ground in front of so many employees we had and yet go cheerful with full energy and passion कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आग लगा देंगे मार्केट में. अभी अंदर पिटाई हो रही है आपकी बहुत बार मार्केट में. तो ये वाला जो आर्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट था जो मेरे को एजुकेशन ने नहीं सिखाया, ऑफ रिजेक्शन लेना बार बार. आप IIT पहुंच जाते हो, आपको एकदम रेड कार्पेट मिलता है, राइट. तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट वन शुड बी अवेयर ऑफ इज गो आउट शेमलेसली.
every single time. Every time you fail in a meeting, go down in the night, write down what you could have done better. Don't blame the third party. Just blame yourself and say, if I could have, given this pitch like that, maybe it could have worked better. Since I got this question from my investor to whom I was pitching, this is where I could have done better. This is where I could have done better. So every time start repeating the word, this is how I can be better. And if you just improve 1% every day, and everybody knows the theory, 1% to the power 365 is 37. So if you just improve 1% every day, you'll be 37 times better in a year. And that's what at least we did. Third thing that we did was we were very agile. जुगाड़ लगाने पड़ते हैं धंधा बनाने के लिए. तो जैसे मैंने बताया कि मैं कभी अपना सेक्रेटरी बन जाता था, कभी हमारे ऑफिस बॉय नहीं आता तो मैं झाड़ू वाला बन जाता था, पोछे भी लगाए अपने ऑफिस में, सब कुछ किया धंधा चलाने के लिए, राइट. तो आपको जुगाड़ लगाना आना चाहिए और एजाइल होना ज़रूरी है अगर आप स्टार्टअप चलाना चाहते हो तो. जैसे हमारे पास उस टाइम पे हम लोग साइट बना रहे थे तो एक गेट ऑन रोड प्राइस का बटन डालना था. हमारे पास प्राइसेस थी नहीं एक्चुअली किसी भी कार मॉडल की. उसके लिए एक बड़ी टीम बिठानी पड़ती जो सारे डीलर से बात करके उनकी एग्जैक्ट प्राइस लाती. तो हमने क्या किया, एक बटन डाल दिया बिना किसी प्राइस के पीछे. उसने बटन दबाता था बंदा, हम बोलते थे हम आपको प्राइस ला के देते हैं, मतलब वी अपोलोजाइज, इसकी प्राइस अभी अपडेट नहीं है, हम आपको अपडेट करके देते हैं. तो वॉट दैट हैक मेड अस डू वाज फर्स्ट वी लर्नड हाउ मेनी पीपल विल यूज इट एंड देयर वाज इमेंस रिस्पॉन्स ऑन दैट. देन फ्रॉम दैट वी ऑल्सो कैलकुलेटेड कि किस सिटी की मॉडल की प्राइस ज़्यादा मांगी जा रही है. So we collected only for top 20 and that covered 80% of our audience versus trying to cover all the cars because we didn't have that much resources or money that time. So such hacks help and you have to think through real use cases in your own business on how you can hack the system and spend your money and resources where it will create most value to the consumer. One thing I also learned apart from this is, so hack it out. As a startup entrepreneur, you have to be hackers, real hackers. Other thing that I probably would say was a team. I think the team that founder builds acts like a family. Take care of them. And take care of them, not like, professionally, but personally. And that's when people, rally behind you, people stay behind you, people, vote for you, people believe in your vision. If you don't have that cohesive environment where people feel, valued, because you're in any case going to give them lower salary than market as a startup entrepreneur, right? तो प्यार तो दे सकते हो यार, एम्पैथी तो दे सकते हो, राइट. तो आवर मीटिंग स्टिल डेट ऑल्सो डोंट स्टार्ट कि फटाफट नंबर दिखाओ ये करो. वी हैव अ स्मॉल टॉक फर्स्ट ऑल द टाइम व्हेन आई स्टार्ट माई मीटिंग्स. वीकेंड कैसा था, आई वुड पर्सनली नो एवरीबडीज किड्स नेम एंड वाइफ्स नेम. आई वुड आस्क अबाउट दैट फर्स्ट बिफोर वी बिगिन द मीटिंग एंड दैट goes a long way, guys. You will have a much more loyal team which rallies behind you if you are also emotionally connected to the team. And in Jaipur, when I was building this company, I had no friends. My only friends were within my own company. And that became family. And we still call it Girnar family, right? And I think that probably laid the foundation of common ethics, common principles, common values, because you ended up spending so much time with these folks, like families, that you practically they became like you, like DNA changed, right? And I think that probably I would advise to every startup entrepreneur that, spend time with your teams, not only on your mission and purpose, but get to know them personally, because that is very undervalued trait right now. And the culture builds up with your first set of people. The first 50 to first 100 you will know names of. जब 500 जाते हैं ना, आप सबका नाम भी नहीं जान पाते, frankly. तो जो पहले 100 हैं, they become your emitters, because if they believe in you, they will emit the same energy outwards to the new people who are coming in, and it's like a spiral culture. And once you miss the bus, तो हमने इसलिए हमेशा के अपने internal talent को promote करने की कोशिश करी है, क्योंकि उनके वो principles और value system same है. और जहाँ पर हमारे को स्किल गैप था, हमने उनको ट्रेन किया, MBA कराया, जो भी कराना पड़ा, राइट, रियल ट्रेनिंग्स कराएंगे, ताकि वी वांट, बिकॉज वी वैल्यू दैट ट्रेड लॉट मोर देन जस्ट डिग्रीज, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड अ बिग डिफरेंस इन हाउ वी हैव बिल्ट द ग्रुप वर्सेज हाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज गेट बिल्ट. एंड वी हैव बीन थ्रू टफ टाइम. ऐसा नहीं कि हमारे को ले ऑफ नहीं करना पड़ा, बट ले ऑफ जब भी हमने किया, बड़े इज्जत से किया. इज्जत से मतलब आपके 9 महीने आप ढूंढ लो कुछ भी आराम से. मतलब हम लोगों ने कभी ऐसे वो स्ट्रैप होकर नहीं किया. सेकेंड, हमने मेक श्योर किया कि इरिस्पेक्टिव विल ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, एंड दैट गोज अ लॉन्ग वे. आपका काम नहीं हो, आपका कुछ भी नहीं हो, आप मीटिंग में हीटेड अप हो सकते हो, बट फंडामेंटली लोग, पीपल बिलीव योर इंटेंट इज राइट, पीपल रैली बिहाइंड यू स्टिल. तो आप एग्रेसिव हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट
treat people with respect. I think that goes a long way, and that's a good human nature also. अगर आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो तो लोग आपके बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं. एंड रिमेंबर, आपके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डू अ रेफ चेक ऑन यू ऑल द टाइम. देयर इज नो फंडिंग आई हैव हर्ड दैट हैपन विदाउट अ रेफ चेक. टिल डेट, इवन एट माई स्टेज ऑल्सो, पीपल डू अ रेफ चेक. एंड इफ पीपल स्पीक गुड अबाउट यू एंड as a human being plus your business skills, and that's a killer combination. To treat people with respect. You can be very aggressive in your goals, yet be respectful. तो ये रियली इंपॉर्टेंट चीज़ है. टीम, अपने अराउंड टीम बनाना, रैली करना बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट होता है. स्केल के लिए पैसा उठाना है वो मैंने डिस्कस कर लिया है कि डोंट पिक फॉर सस्टेनेबिलिटी, पिक फॉर स्केल, हेज योर बेट्स. एज अ फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर, एनीथिंग एल्स दैट आई हैव इन माई माइंड, एजिलिटी की मैंने बात करी, तो बी एजाइल, टेक एम्बिशियस गोल्स. हम लोग, हमारे ना एक कॉमन आज भी रहती है वो चीज़, जब भी हम लोग गोल्स बनाते हैं ना, हम लोग थोड़ा अनरियल बनाते हैं. अगर मान लो लॉजिकली लग रहा है कि 100 हो सकता है तो हम बोलते हैं चलो 1000 करते हैं. 10x गोल्स. एज स्टार्टअप फाउंडर्स, इफ यू डोंट टेक 10x गोल्स ऑफ व्हाट इज लॉजिकली पॉसिबल, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर योर ट्रू पोटेंशियल. तो मैंने हर बारी जब भी लाइफ में, जैसे हमारा जब 20 करोड़ रेवेन्यू, तो हमने बोला चलो हम लोग 100 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे. अब 100 कैसे होगा नहीं पता यार, पर जब 100 का मिशन लिया तो पूरी मार्केटिंग ब्रांडिंग कंपनी में कर दी, 100 करोड़ कर रहे हैं. हम सब पूछ रहे कैसे कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता. मतलब आओ बैठते मिल डिसाइड करते हैं कैसे करना है. उस साल 100 नहीं हुआ, उस साल 80 हो गया. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर मैं लॉजिकली बनाता ना, मैं 35 करता. थोड़ा अनरियल गोल लिया तो फिर सारी टीम लग गई ढूंढते तरीके, राइट. एंड यू फाउंड द वे. फिर जब 100 हो गए तो हमने बनाया 400 करोड़ करते हैं. तो 400 फिर नहीं हुआ एक साल में, वो हुआ अराउंड 2 साल में, पौने 2 साल में. बट स्टिल अ ग्रेट आउटकम टू अचीव. जब 400 हुआ तो हमने बोला चलो 1000 करोड़ करते हैं. एवरी सिंगल टाइम वी वर चैलेंजिंग आवरसेल्व्स. एंड राइट नाउ द मिशन दैट इज इन द कंपनी इज मिशन 10,000 करोड़. व्हेन वी डिड 1000 करोड़ वी सेड चलो 10,000 करते हैं. कैसे करना है नहीं पता, पर हो जाएगा, राइट. तो वी हैव ऑलवेज केप्ट आवर चेज लिटिल एम्बिशियस, जिसके अंदर जब लोगों से बात करो तो लोगों को लगना चाहिए पागल आदमी कैसे पॉसिबल है, राइट. तो जब ऐसा हो जाता है ना पागल आदमी, तो लगता है जब लोग समझते हैं पागल है और नहीं कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पागल है ये बोलेगा एटलीस्ट, राइट. तो दैट इज वन कॉमन स्पिरिट आई हैव स्टिल केप्ट, दैट लेट्स ऑलवेज हैव रियल एम्बिशियस गोल्स. एंड एज स्टार्टअप फाउंडर्स, अगर तुम एक्स कर रहे हो तो 10x सोचो. कि छोटे स्केल में तो 10x करना आसान भी होता है. लाइक टिल डेट, लाइक दिस ईयर विल ग्रो अगेन 70-80%. अब ऐसे सोचो कि जो 13 साल में मैंने जो कंपनी का रेवेन्यू बनाया था वो इस एक साल में बनाने वाला हूँ एब्सोल्यूट टर्म में, राइट. व्हेन यू ग्रो 70%, दैट इज द चेज, तो आप क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या हुआ कि हमने ऐसे ऐसे बिजनेस बनाते गए जिससे आगे की ग्रोथ आएगी. क्योंकि हमें लग गया कि इस बिजनेस से उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो हम लोगों ने फिर बोला कि अच्छा चलो न्यू कार का बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर सकता, अब कुछ करना तो है, ग्रोथ तो चाहिए, मतलब वो चॉइस नहीं है. तो वी स्टार्टेड इंश्योरेंस बिजनेस. फिर उसकी ग्रोथ आने लगी. दैट बैलेंस कि न्यू कार स्लो हो गया और इंश्योरेंस फास्ट ग्रो करने लग गया. तो दैट स्टिल मेड श्योर वी आर 70-80. देन वी रियलाइज कि इससे भी नहीं हो पाएगा, अब न्यू कार का वेट बढ़ रहा है, वी नीड वन मोर पिवट. तो हमने फाइनेंस का बिजनेस चालू किया. एंड वन कॉमन थिंग वी डिड अराउंड बिजनेसेस वाज वी चेज द कंज्यूमर. क्योंकि सेम कंज्यूमर न्यू कार खरीदता है, सेम ही कंज्यूमर इंश्योरेंस कराता है, सेम ही कंज्यूमर फाइनेंस लेता है गाड़ी खरीदते टाइम, और सेम ही कंज्यूमर गाड़ी बेचता है 4 साल बाद. तो हमने बोला कि यार हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, अपना स्वॉट एनालिसिस करो. तो ये कंज्यूमर है हमारे पास, ये न्यू कार खरीदते टाइम हमारे पास आता है, तो इसके अराउंड बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं. एंड यू विल व्हेन यू से ना कि मैं एक वर्टिकल के लिए काम नहीं कर रहा. अगर मैं बोलता हूँ मैं न्यू कार वर्टिकल का प्लेयर हूँ, अब इंडिया में मार्केट इतना डीप नहीं है. टैक्स पेइंग पॉपुलेशन इज जस्ट 7 करोड़ एंड नील रिटर्न फाइल करने वाली उसमें 3 करोड़, केवल 4 करोड़ लोग हैं जो एक्चुअली टैक्स भरते हैं. विच मीन्स कि आपके पास एक ऑडियंस है वो कम है. तो आप अपनी ऑडियंस के अराउंड और क्या क्या कर सकते हो, एडजेसेंसीज ढूंढो. एंड दैट्स व्हाट वी डिड. तो ग्रोथ जब आप बोल देते हो ना करना ही है 10x, तो आपको नए नए आइडिया आने लगते हैं. एंड दैट्स हाउ सो मेनी वर्टिकल्स एट Car Dekho got emerged, because we were crazy about growth. That craziness also led us to इंश्योरेंस फाइनेंस किया. फिर हम लोगों ने बोला कि और ग्रो करने के लिए लीवर्स लाने पड़ेंगे, अब नहीं हो पाएगा. हर साल 70-80% लार्ज बेस पे आके, जैसे हमने पिछले साल 1400 करोड़ का कमीशन रेवेन्यू किया है, नॉट GMV बट कमीशन रेवेन्यू. अब उसको इस साल 2400 करना है. तो वो तभी हो सकता है जब आपने कोई राइट लीवर्स लगाए हों, और वो आज नहीं लग सकते इस साल, वहाँ से 3-4 साल पहले लगने चाहिए, क्योंकि इतने 1000 करोड़ वापस लाना है जो हम लोगों ने रेवेन्यू किया था आज से 2 साल पहले, राइट. तो
you'll have to plan your future. What you do in present will define what you will do in your future. So आज अपना प्रेजेंट ठीक से प्लान करो, क्योंकि अगर आज वो सीड नहीं सो किया तो आज से 4 साल बाद तुम बोल रहे हो ग्रोथ कहाँ से लाऊं, अटक गया. And that's what has constantly kept company, running for us. Every couple of years we have started a new startup. We went to Southeast Asia after that in 2017-18. Now it's worth $350 million. We invested in college Dekho way back in 2013-14. Now it does around 200 crore of revenue, worth maybe $300 million, right? So practically what I'm trying to explain is that hunger should never die in a startup entrepreneur. A first gen entrepreneur को कभी satisfy मत होना. वो हंगर चाहिए कि आग लगानी है मार्केट में और नए नए मार्केट ढूंढूंगा अपने कस्टमर के साथ, और क्या कर सकता हूँ वो ढूंढूंगा. सो दैट इज़ द हम्बल जर्नी ऑफ फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर ऑन हाउ वी बिकेम व्हाट वी बिकेम, एंड स्टिल आई थिंक वी आर 1% डन. तो अभी तो कहानी चालू हुई. दैट्स हाउ आई सी इट. Mr. Dan, can we please take 2 questions from the audience? Sure. I'm sure people would love to talk to you. हैप्पी टू आंसर. मेरे हाथ में माइक ये वाला है. मैं Hi, sir. Hi. You can call me Amit. Nobody calls me sir. Thank you. सर हिंदी में पूछ रहा हूँ. हाँ, आराम से पूछिए आप. फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर होता है, एक दिक्कत ऐसी आती है कि आपने एक सेगमेंट पकड़ा जैसे कार, और उस सेगमेंट में आपके कोई कॉम्पिटिटर या तो नए आ जाते हैं या एग्जिस्टिंग है. तो उस टाइम माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उसके पास अगर कुछ यूनिक पॉइंट है, मैं ये भी करूँ, मैं दूसरा भी करूँ, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट. तो उस वक्त अपना जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कैसे स्टिक करें या उसमें कुछ इनोवेशन करना हो, क्योंकि दैट टाइम माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है टू बी अपने कॉम्पिटिटर या जो भी कोई प्लेयर्स आ रहे हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए. तो आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी कंपनी में कंपटीशन हम डिस्कस ही नहीं करते किसी भी टाइम. नॉट इन वन स्टिल डेट ऑल्सो आई डोंट डिस्कस कंपटीशन इन आवर ओन कंपनी. उसका रीज़न बताता हूँ. मैंने अपनी टीम को गोल दिया कि तुम अपना बेटर वर्जन बनाओगे, तुम अपना कंपटीशन खोदो, तो तुम अपने से बेहतर बनना सीखो रादर दैन कंपटीशन से बेहतर बनना. क्योंकि अगर कंपटीशन से बेहतर बनने की कोशिश करोगे तो उसके 90% पहुँच जाओगे, पर कुछ नया नहीं कर पाओगे. तो जो भी करना है ना, अपने को बेहतर बनाने के लिए करो, अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दो. तो हमारा गोल सिंपल रहता है. इंटरनल प्रोडक्ट फिलॉसफी ये है कि जो भी एक्सपीरियंस है उसको 10x बेटर करो. अगर वो करोगे तो कस्टमर स्टिक करेगा तुम्हारे साथ. तो हम लोगों ने जब भी बनाए अपने पोर्टल्स या जो भी हमने काम किया आज तक भी, हमारे हमेशा ये होता है कि एक्सपीरियंस बेटर कैसे कर रहे हैं. एंड दैट इज द इंटरनल डिस्कशन. वी आर नॉट डिस्कसिंग कॉम्पिटिशन, वी आर डिस्कसिंग हाउ वी कैन मेक आवरसेल्व्स अ बेटर वर्जन फॉर आवर कंज्यूमर और कस्टमर. सो फोकस ऑन इंटरनल्स रादर देन एक्सटर्नल. क्योंकि एक्सटर्नल में क्या होगा, उसका कुछ मॉडल होगा, डिफरेंट होगा तुमसे. हो सकता है वो फंडिंग भी लगाने वाला हो सकता है, उसका कैपिटल भी ज़्यादा हो, तो उसके बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है जो आपका नहीं है. आप उसके जैसे बनने की कोशिश कभी करो ही मत. आप अपना बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करो और आपका जो कस्टमर है उसको स्टिकी करने पे लगो, सो दैट आपका कंपटीशन आपके कस्टमर को आपसे लेके ना जा पाए, कुछ भी हो जाए. दैट इज द ओनली थिंग दैट विल मैटर इवेंचुअली. एंड आई हैव सीन पीपल डू अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स एंड देन फाइनली कंपनीज डाई ऑल्सो. तो आप जिनको फॉलो कर रहे होते थे वो कल खुद ही मरने वाली हैं, तो आप भी गिरना चाहते हो क्या कुएं में? तो आप अपने लिए काम करो, आप अपने कंपटीशन के लिए काम मत करो. या आई मीन टू से फाउंडर के माइंड को किस तरह से टैकल करें. देखो, बी अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन मार्केट, बट डोंट चेज, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट स्टिल फ्रैंकली, एंड नॉट दैट दे हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल एट व्हाट दे डू. So it's better to be successful yourself. Fine enough. Thank you. All right. One last question. If you can please pass behind. पीछे हम किसी को पास कर सकते हैं माइक. Hi, Amit. So from the investor's mind and also the startup founder's mind, how do you ensure a sustainable growth? Because जब हम valuations की बात करते हैं, valuation model में भी growth rate बहुत important होता है. But कोई भी startup founder pitch के लिए आते हैं, because I work in that kind of setup, they never ask about the profitability, कि हम profitable कैसे बने. Everyone is asking कि हमको कितनी valuation पे कितना पैसा मिलेगा. So since you started with bootstrapping, so how do you actually balance sustainable growth, be profitable, and also increase the value of your company? देखो, मेरा मानना है कि आप वैल्यूएशन को चेज़ ही मत करो. उसका रीज़न क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो कोई पैसा देगा नहीं. आपको अपने आप को खुद ही संभालना है. ठीक है, टू द एक्सटेंट कि कई सारी कंपनीज ऐसी है जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं और कंपनीज के साथ पैसा नहीं है, तो वो अब वापस पैसा नहीं डाल रहे हैं.
तो आप कंपनी अपने लिए बना रहे हो, सबसे पहले ये मानो. आप इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हो तो गलत कंपनी बना लोगे. First, build it for yourself and your consumers. If you're doing that as a fundamental bottom line, you will build a better company. अगर इन्वेस्टर्स के लिए बनाओगे तो GMV को चेस करते जाओगे, GMV जितना होएगा उतना मल्टीपल मिलता जाएगा वगैरह वगैरह, राइट? एंड फाइनली these companies die eventually. There are companies that are fundamentally built on creating 10x better experiences. I'll take an example. There are so many cosmetic companies, that have come up. There's a very, a brand which may not be known by most of you. There's a brand called Minimalist. Have you heard that? Right? And Minimalist is ex-Car Dekho people. They worked with me directly. They are from Jaipur. It's a brand from Jaipur. They do 400 crores in revenue and make like a 15% profit. And most of the cosmetic brands are either smaller than them or even they're bigger, make much lesser profit because they never chased valuations. They chased a great product. And they have only 8 SKUs through which they do this business because they do not, and they take 2 years to build a product. And they don't launch it if it is mediocre product. They are not chasing the GMV game of launching 500 SKUs to do this revenue. They just are focused on let's get a great product out there. And if it is not great, we'll not launch it. And investors are behind them, launch products faster, but they don't want to lose the trust. It's like Apple, right? Apple के अगर आपने सबसे पहले लैपटॉप यूज़ करे तो आपने बिलीव किया फ़ोन भी अच्छा बनाएंगे. जब आपने फ़ोन यूज़ किया तो आपने बोला वॉच भी अच्छी बनाएंगे. So be in that zone. Don't try to compromise your company for anybody or investors. Just build 10x better products for your customers and you have it. It may take time, but it will be more sustainable for future and you last longer. Thanks.